Welcome students. Today our next topic is about respiration in fungi. आज हमने जो है बेसिकली इस टॉपिक में देखना है कि फंजाई किस तरह से रिस्पायरेशन का अमल करती है और किस तरह से जो है वो रिप्रोडक्शन करती है। बेसिकली ये दो चीज़ें हमने आज के लेक्चर में कवर करनी है। तो जैसे कि हमने पीछे जो है वो फंजाई के बारे में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसकी हमने जो है वो टाइप्स वगैरह मेजर उसके डिवीजन्स पढ़ लिए, उसका हैबिटेट और उसके न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ा। तो फंजाई जो है वो भी एरोबिक भी हो सकती है और एनएरोबिक भी हो सकती है। जैसे कि हमने पहले भी इसका डिफरेंस पढ़ रखा है कि एरोबिक से मुराद वो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, वो तमाम ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन की मदद से अपना जो है ना वो रिस्पायरेशन का अमल करते हैं, उन्हें हम एरोबिक कहते हैं। दूसरी तरफ होते हैं एनारोबिक, जिनको जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, वो विदाउट ऑक्सीजन ही अपनी बॉडी के अंदर कोई दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। ज़्यादातर वो फर्मेंटेशन होती है जिससे वो अपनी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होती है या उनके इन्वायरमेंट में जो चीज़ होती है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट के अंदर और फिर वहाँ से अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको पूरा कर लेते हैं। बिल्कुल फंगस भी ऐसे ही है। ज़्यादातर जो हमने फंजाई की कैटेगरीज पढ़ी हैं वो एरोबिक हैं, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर सर्वाइव करती हैं। जबकि कुछ जो है ना कैटेगरीज जैसे कि यीस्ट वगैरह वो फैकल्टेटिवली एनएरोबिक हैं, यानी कि एक तो वो फैकल्टेटिव कैटेगरी के अंदर आती हैं और दूसरा ये कि वो एनएरोबिक हैं। इट मीन्स कि उनको जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करती हैं और उसके बाद अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा कर लेती हैं। फर्मेंटेशन में क्या होता है, ग्लूकोज होता है और वहाँ से जब उसकी फर्मेंटेशन की जाती है तो उसका प्रोडक्ट कोई दूसरा बन जाता है जो कि ग्लूकोज से थोड़ा सा एनर्जी में कम होता है, जैसे कि इथाइल अल्कोहल वगैरह हो गया, ठीक है, पायरुविक एसिड हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बन जाती हैं। इसके बाद जो है ना हमारे पास एनारोबिक फंजाई की एक और कैटेगरी जो कि ऑब्लिगेटरी वाली है, ये र्यूमन के अंदर पाई जाती है। अब पहली बात ये कि र्यूमन क्या है, देखिए हमने पीछे जो है वो न्यूट्रिशन के अंदर ये सारी कैटेगरीज पढ़ ली थी, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेटरी वाली। तो र्यूमन ऑफ कैटल का मतलब ये है यहाँ पर कि जो कैटल होती है, कैटल के अंदर शीप आ जाती है, काउज, बैफलोज, ये सारा कुछ आ जाता है। इनका जो स्टमक होता है ना बेसिकली वो 4 कंपार्टमेंट पे कंसिस्टेड होता है। जैसे कि अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों का एक ही स्टमक है इन शॉर्ट, और वो एक ही कंपार्टमेंट बना हुआ है। लेकिन जो इस तरह की कैटल्स होती हैं जिनमें शीप्स आ गई, बैफलोज और काउज वगैरह आ गया, उनके अंदर जो उनका स्टमक होता है ना वो बेसिकली 4 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, जिसमें जो उनका सबसे पहले वाला हिस्सा है, जो सबसे फर्स्ट कंपार्टमेंट है, उसका नाम है र्यूमन। तो मतलब ये कि जो बैफलोज और काउज होती हैं उनके स्टमक का जो सबसे पहला पार्ट होता है, फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है जो र्यूमन, वहाँ पर भी एनारोबिक फंजाई जो है वो मौजूद होती है। क्योंकि वहाँ पर उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर ही जो ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट में और उनकी जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये था सिंपल रिस्पायरेशन के बारे में, इसमें कोई इतनी ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं है। जस्ट आपको यही चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जो फंजाई होती है वो दोनों तरह से रिस्पायर कर लेती है। अगर उसे ऑक्सीजन मिलती हो तो ठीक है, वो बहुत इजीली जो है वो गो थ्रू हो जाती है, एरोबिक होती है। लेकिन कुछ फंजाई ऐसी होती है जो कि एनारोबिक होती है, ठीक है, तो वो ऐसी जगहों पे मौजूद होती हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती। बट दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम, क्योंकि वो उसको ईजिली कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं। दे कन्वर्ट देयर सेल्स फ्रॉम ग्लूकोज टू द इथाइल अल्कोहल एंड ऑब्टेन देयर मैक्सिमम एनर्जी। देन कम्स द रिप्रोडक्शन। अब हमने ये देखना है कि जो फंजाई है, फंगस है, वो किस तरह से जो है वो रिप्रोड्यूस करती है। पहली बात, जितने भी तरीके हैं रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल, एसेक्सुअल या फिर दूसरी तरह से भी जितने भी हैं, वो सारे के सारे ही इसके अंदर आ जाते हैं। बिकॉज फंजाई जो है वो हर तरह से ही रिप्रोड्यूस कर रही है। ऑल्दो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले जो है वो यीस्ट के अंदर बडिंग की बात की है, क्योंकि हमने पिछला जो टॉपिक पढ़ा था मोल्ड और यीस्ट, उसके अंदर जो यीस्ट है वो बडिंग के मेथड से रिप्रोड्यूस करती है। बडिंग क्या है? बडिंग जी सिंपल ये है कि कोई भी जो पेरेंट बॉडी होती है उसके ऊपर सबसे पहले एक आउट ग्रोथ बनती है और आउट ग्रोथ जो होती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने अंदर जो है वो न्यूक्लियाई की फ्यूजन कर लेती है और फिर वो इनलार्ज होती रहती है। देन उनमें माइटोसिस का अमल होता है और वो एक प्रोमिनेंट जो है ना वो बड बन जाता है, एक आउट ग्रोथ बन जाती है। जब वो सही से ग्रो करती है तो फिर वो अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट आउट हो जाती है और इस तरह से हम कहते हैं कि जी ये बडिंग के अमल के ज़रिए से जो है ना ये वाली रिप्रोडक्शन हुई है।
तो जो यीस्ट है ना वो ज़्यादातर बडिंग के मेथड से ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाती है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम मोल्ड की बात कर लें तो मोल्ड के अंदर एसेक्सुअल मेथड होते हैं। मोल्ड जो हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा था। अब एसेक्सुअल मेथड, एज यू नो दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब होता है कि इसके अंदर हमें मेल एंड फीमेल दोनों जो पेरेंट बॉडीज़ होती हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होती, सिर्फ एक ही पेरेंट बॉडी होती है सिंगल, और वहीं से आगे सारी रिप्रोडक्शन, सारी जनरेशन जो है वो हो जाती है, तो उसे हम एसेक्सुअल कहते हैं। जबकि सेक्सुअल वाला जो मेथड होता है उसके अंदर हमें दोनों तरफ से, मेल एंड फीमेल की तरफ से, उनके गैमेट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, दोनों अपना पार्ट प्ले करते हैं, एंड देन जो है ना वो वाली रिप्रोडक्शन पॉसिबल होती है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मोल्ड के अंदर होती है, जिसमें सबसे पहला स्पोर्स लिखा हुआ है, देन कोनिडिया है, देन फ्रेगमेंटेशन है। स्पोर्स में क्या होता है, सिंपल स्पोर्स ही बन रहे होते हैं। जो मोल्ड है ना, क्योंकि वो स्पोर फॉर्मेशन करता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो स्पोर्स बना लेता है, ठीक है, और ये माइटोसिस के अमल से ही होती है। देन कोनिडिया है। कोनिडिया भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे स्पोर्स होते हैं, ठीक है, इनमें कोई ऐसा जो है वो डिफरेंट नहीं है, कोई डिफरेंस इनके अंदर, बट बस कोनिडिया में ये है कि कोनिडिया थोड़ा सा अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर रहता है। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये कोनिडिया बना लेते हैं। कोनिडिया है बिल्कुल स्पोर्स की तरह, इनकी शेप हर चीज़ इनकी सेम सेम है, बस जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो फिर यही कोनिडिया जो है आगे से वो रिप्रोड्यूस हो जाती हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंट्स बन जाना, छोटे छोटे से हिस्से बन जाना। लेट्स से कि कोई माइसीलियम है, कोई हाइफी है, ठीक है, और उसके छोटे छोटे जो है वो पीसीज हो गए हैं। अब वो जितने भी पीसीज हुए हैं, लेट्स से 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने भी पीसीज हैं, वो सब पीसीज अपने आप को आगे से फर्दर ग्रो करवा के एक फंजाई की जो भी उसकी कैटेगरी है उसके अंदर डिवेलप कर लेते हैं। तो मतलब ये कि जो एसेक्सुअल मेथड है उसमें स्पोर्स भी बनते हैं, कोनिडिया भी बनते हैं, और फ्रेगमेंटेशन के अमल के ज़रिए से भी जो मोल्ड है वो अपने आप को ग्रो करवा लेता है। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें ये एक डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पर एक डिटेल्ड साइकिल बना हुआ है अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको ध्यान से हमें समझना पड़ेगा और फिर आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये जो इसका फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर। बेसिकली जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ना तो होती 3 चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले जी प्लाज्मोगैमी होती है, ये आपको बोल्ड नज़र आ रहा है। देन कैरियोगैमी होती है, उसके बाद मियोसिस होती है, एंड दैट्स इट। ये 3 स्टेजेस होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं इन फंजाई। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो है ना स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले जी ये हमें नज़र आ रहा है एक माइसीलियम बनी हुई है, एक नेटवर्क बना हुआ है फंजाई का, जैसे कि हमने मोल्ड के अंदर पढ़ा था। अब जी इसके अंदर आपको जो है ना 2 चीज़ें दिख रही हैं। 2 चीज़ों में एक आपको यहाँ पर एस्कोगोनियम नज़र आ रहा है और एक आपको एंथरीडियम नज़र आ रहा है। एस्कोगोनियम जो है ये फीमेल पार्ट होता है फंजाई के अंदर, और एंथरीडियम जो है ये मेल पार्ट होता है फंजाई के अंदर। इट मीन्स कि जब भी हम एस्कोगोनियम की बात करते हैं तो हम फीमेल पार्ट की बात करते हैं, और जब हम एंथरीडियम का जिक्र करते हैं तो हम बेसिकली मेल वाले हिस्से की बात करते हैं। तो ये जो आपको रेड रेड डॉट्स वाले नज़र आ रहे हैं ये सारा फीमेल वाला हिस्सा है, फीमेल हाइफी है, माइसीलियम है। जबकि ये जो ब्लू वाला आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ये एंथरीडियम है, यानी कि ये मेल वाला पार्ट है। जो हमारे पास फीमेल पार्ट है उसको पॉजिटिव मैटिंग टाइप कहा गया है, और जो हमारे पास मेल वाला पार्ट है उसको नेगेटिव मैटिंग टाइप कहा गया है। इन शॉर्ट सबसे पहले क्या होगा, एस्कोगोनियम और एंथरीडियम यानी कि मेल और फीमेल दोनों जो सेल्स हैं, दोनों जो हाइफीज़ हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। अब इनके अंदर होगी प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जी प्लाज्मोगैमी में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एस्कोगोनियम और एंथरीडियम जो है इन दोनों की सेल वॉल आपस में कंबाइन हो रही है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें प्लाज्मोगैमी होगी। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है कि जो उनके अंदर साइटोप्लाज्म है ना, उन्होंने आपस में फ्यूज़ कर देना है। तो मेल और फीमेल दोनों का जो साइटोप्लाज्म है सेल का वो आपस में जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, इन दोनों की जो सेल वॉल हैं वो आपस में करीब आ जाएंगी और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे के अंदर अपने मटेरियल को फ्यूज़ कर लेगा, ठीक है। उसके बाद जी हम देख रहे हैं थर्ड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है। थर्ड स्टेप के अंदर ये बनी हुई है एस्कोकार्प। एस्कोकार्प कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी को।
मतलब ये कि जो भी बॉडी होती है ना असल में फ्रूटिंग बॉडी, उसे एस्कोकार्प कहा जाता है। क्योंकि हम असल में फंजाई वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये कोई मशरूम हो सकता है, ये कोई मोल्ड हो सकता है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कोई यीस्ट लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। तो एस्कोकार्प वो वाली असल में फ्रूटिंग बॉडी है जिसके अंदर ये सारा कुछ हो रहा है, जिसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, उसे एस्कोकार्प कहा जाता है। तीसरे स्टेप के अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं जी, यहाँ पर रहे वो दोनों एस्कोगोनियम और एंथरीडियम जिनके अंदर प्लाज्मोगैमी हो रही है, ठीक है। और बेसिकली ये सारे के सारे डाइकैरियोटिक हाइफीज़ हैं, मतलब ये जितने भी आपको धागे नुमा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे डाइकैरियोटिक हैं। इन सब में दो न्यूक्लियाई मौजूद हैं। कैरियोटिक, डाइकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें 2 न्यूक्लियाई हों। अभी 3 स्टेप्स पढ़े हमने। फर्स्ट में क्या हुआ, एस्कोगोनियम और एंथरीडियम जो है वो एक दूसरे के करीब आए, दूसरे के अंदर जो है उन्होंने अपना प्लाज्मोगैमी करके साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया। तीसरे के अंदर जो है वो उनके अंदर डाइकैरियोटिक हाइफीज़ बनी हुई हैं। अब आ जाता है चौथा स्टेप। चौथे स्टेप के अंदर इन्होंने क्या किया है, फ्रूटिंग बॉडी में से ना एक छोटा सा हिस्सा लिया, ये इतना सा, और उसको लेके आपको ज़रा जूम करके यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहले जो इसका सिंगल पार्ट है ना उसे हम कहते हैं एस्कस, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर एस्कोकार्प बना हुआ है, फ्रूटिंग बॉडी बनी हुई है, तो अगर उसका हम छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं तो उसको हम एस्कस कहेंगे। और ये डाइकैरियोटिक होता है। डाइकैरियोटिक का मतलब है ये आपको इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये सब के अंदर 2 न्यूक्लियाई बने हुए हैं, इसीलिए ये डाइकैरियोटिक हाइफी है, क्योंकि इनके अंदर आपको सेप्टा बने हुए भी नज़र आ रहे हैं, ये जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं, और सब के अंदर आपको 2 न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं। एक जो है वो एस्कोगोनियम में से है और एक जो है वो एंथरीडियम में से है, 1 फ्रॉम द मेल एंड 1 फ्रॉम द फीमेल। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी के अंदर असल में होती है न्यूक्लियाई की फ्यूजन, मतलब जो न्यूक्लियस होता है ना वो आपस में एक दूसरे को फ्यूज़ करते हैं। अब क्योंकि ये 2 न्यूक्लियाई बन चुके हैं, तो अब 5th स्टेप के अंदर क्या होगा, वो दोनों न्यूक्लियाई आपस में एक दूसरे को फ्यूज़ कर देंगे और डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों फ्यूज़ होके अब वो एक चीज़ बन गई है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, डिप्लॉइड जाइगोट कह रहे हैं। अब उसके बाद 5th स्टेज के अंदर इनके अंदर होनी है मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा कि वो जो जाइगोट बना है वो अपने आप को 4 न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट कर लेगा, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले ये 2 थे एस्कस फॉर्मेशन में, फिर इनके अंदर जाइगोट बना तो फिर ये 1 हो गया, और अब यहाँ पे मियोसिस हुई है तो ये 1 से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए हैं। फिर इनके अंदर माइटोसिस होगी। माइटोसिस में आपको पता है कि 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, तो क्योंकि ये 4 थे तो 4 से आगे जब ये सब रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये टोटल 8 बन जाएंगे, यानी कि 8 एस्कोस्पोर्स बन गए हैं। क्योंकि एस्कोकार्प से बने हैं तो इसलिए ये एस्कोस्पोर्स हैं, क्योंकि ये एस्कोस यानी कि फ्रूटिंग बॉडी के स्पोर्स बने हैं। उसके बाद जी ये वही फ्रूटिंग बॉडी रही जो उन्होंने ऊपर आपको दिखाई थी। अब क्या होगा, इनकी रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब वो जो स्पोर्स बने हैं, जब भी उनको थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, बहुत तेज़ हवा चल रही है या कुछ भी इस तरह का हुआ, तो सारे स्पोर्स उड़ जाएंगे और जाके जहाँ जहाँ पे भी गिरेंगे वहाँ पर ये जर्मिनेशन का काम करेंगे। जर्मिनेट करने के बाद दोबारा से ये एग्जैक्टली जो है वो माइसीलियम फॉर्मेशन करेंगे, और अब हमारे पास जो है एग्जैक्टली यही चीज़ बन चुकी है, ये कोनिडिया स्पोर्स, यानी कि पूरी की पूरी वही फ्रूटिंग बॉडी बन गई है, और इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है ना वो इन्होंने दिखाया हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये हमारा सारा सेक्सुअल था, और एसेक्सुअल में दिखा रहे हैं कि जी यही वाले जो स्पोर्स यहाँ पे कोनिडिया के लगे हुए हैं, ये सिंपल हवा के ज़रिए से डिस्पर्स हो गए हैं और जर्मिनेट कर रहे हैं, तो ये सारा जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।